हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं बाबलू, जो आपके चाहे बिहार बोर्ड्स हो चाहे अनदर बोर्ड्स हो, इस बोर्ड्स में या क्वेश्चन 5 मार्क्स में माने 5 नंबर के क्वेश्चन आता है बाबलू। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान से देखिएगा और आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह है क्या, कौन सा टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन किस तरीका से बनता है, इस प्रोसेस को हम जानेंगे। ठीक है बाबू, तो इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको एकदम लास्ट वीडियो तक बने रहेगा ताकि आपको 5 नंबर ना छूटे। कह रहा है क्या कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। तो बाबू लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा तो आपके ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलते बिना लेट क्यों आगे क्यों लिखा गया क्या कि शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, शुक्राणु जनन होता क्या है। तो शुक्राणु जनन बाबू लोग, शुक्राणु बनने की प्रोसेस को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए कि स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। देखो लिखल है बाबू लोग कि शुक्राणु की प्रोसेस जो होता है, शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस होता है, वो पुरुष में वृषण से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, पुरुष में जो वृषण होते हैं बाबू लोग, उस वृषण से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि पुरुषों में बाबू लोग, किसके अंदर, पुरुषों में वृषण के अंदर, वृषण से शुक्राणु बने स्पर्म के निर्माण अर्थात फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत लोग लिखा गया क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रवस्थाएं होते हैं वो 3 प्रवस्था होती है, 3 फेज के अनुसार ये क्लियर हो जाते हैं। तो चलते पहला फेज जब आप लोग गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा अवस्था के नाम है वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज, एंड तीसरा अवस्था के नाम है आपका परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेज। पहला के नाम है गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा का नाम है ग्रोथ फेज जिसे वृद्धि प्रवस्था कहते हैं, और तीसरा के नाम है परिपक्वन अवस्था जिसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं। पहले थोड़ा बहुत ऐसा ही जान लेते तब हम आगे चलते हैं। देखो गुणन माने होता है बाबू लोग, गुणन प्रवस्था माने होता है क्या कि संख्या में इंक्रीज करना। किस में इंक्रीज करना, शुक्राणु कैसे बहुत सारी संख्याओं में बनेगा, शुक्राणु की संख्या में इंक्रीज करना क्या कहलाती है, गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है। अगला बात, जब शुक्राणु की संख्या बढ़ेगी सर्दी, तो शुक्राणु कैसे वृद्धि करेगा, तो वृद्धि जो इंक्रीज हुआ साइज में, जो शुक्राणु के साइज में जो इंक्रीज होगा उसे वृद्धि प्रवस्था कहना। सर जो शुक्राणु परिपक्व होते हैं, वो परिपक्व माने विकसित डेवलपमेंट जो करते हैं, जिस अवस्था में करते हैं उसे परिपक्वन अवस्था कहते हैं। देखो पहला बात, गुणन प्रवस्था माने उसकी संख्या में इंक्रीज, वृद्धि अवस्था में उनका साइज में इंक्रीज, और परिपक्वन अवस्था में वो डेवलपमेंट करता, बढ़िया से मैच्योर कर जाता। तो चलते हैं पहला प्रोसेस के अंतर्गत। देखते हैं लिखा गया क्या बाबू लोग, यहां पे आप ध्यान से फिगर के समझ लीजिएगा ना, तो आपके 5 नंबर क्लियर हो चुके। जब फिगर समझ लीजिएगा तो आपके 5 नंबर क्लियर, नो डाउट। तो बाबू लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम जानते हैं क्या कि पुरुष में जो वृषण होती, पुरुष के अंदर जो टेस्टी होते बाबू लोग, वृषण होते हैं, वो वृषण के अंदर बाबू लोग जननी के एपिथेलियम कोशिका, जर्मिनल एपिथेलियम सेल होते हैं। देखो बाबू लोग ये क्या है, हम जानते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो सेल डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो ये मानो सेल है और सेल ये 2n माने द्विगुणित हो गया। इसका नाम दिया गया है जननी के एपिथेलियम कोशिका, माने वृषण के अंदर बाबू लोग जो कोशिका
शुक्राणु का निर्माण करती है। उस कोशिका के नाम है जननी के एपिथेलियम कोशिका, इंग्लिश में बोला जाए तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ये ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। अगला पॉइंट कि सर ये लिखा गया है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। जब इसमें बाबुलोग समसूत्री विभाजन होता है, जब एक कोशिका में एक जननी के एपिथेलियम कोशिका को एक और नाम होती है बाबुलोग प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ध्यान रखिएगा बात को, जननी के एपिथेलियम कोशिका जर्मिनल एपिथेलियम सेल को एक और नाम है क्या बाबुलोग? प्रीमोर्डियल जर्मी सेल। प्रारंभिक जननी की कोशिका भी कहते हैं। जननी के एपिथेलियम कोशिका के गांव नाम क्या है? प्रीमोर्डियल जर्मी सेल, अर्थात प्रारंभिक जननी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती हैं वृषण के अंदर, और जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है बाबू तो इसकी संख्या इंक्रीज करता। जब समसूत्री विभाजन होती है तो इनकी संख्या इंक्रीज करता। क्या करता? इंक्रीज करता, मानी इनकी संख्या में वृद्धि होती है। एक से कितने बन गए? 2। देखिए बाबू, एक लॉजिक एकदम याद रखिएगा, एक पॉइंट एकदम याद रखिएगा। जिस कोशिका में समसूत्री विभाजन होती है वो कोशिका इंक्रीज कर जाती है, लेकिन वो कोशिका वृद्धि कर जाती है। मानिए इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, ये इंक्रीज कर गया, ये 1 से 2 बन गया, लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या कमेगा नहीं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कमेगा नहीं। बात समझ में आया? ये भी डिप्लॉयड था तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन इसकी संख्या में इंक्रीज हो चुका। बात ध्यान में रखिएगा कि जिस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होती है माइटोसिस, उनकी वो कोशिका से 2 कोशिका मानी वो कोशिका से कोशिका की संख्या में वृद्धि होगा, लेकिन बाबू लोग गुणसूत्र की संख्या में कमी नहीं होगा, क्रोमोसोम की संख्या में कमी नहीं होगा। मानिए ये भी डिप्लॉयड था तो ये भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। अब आगे चलते हैं कि जब वृषण में जो जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका थे, ये कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है तो बाहुलो ये 2n से 2 कोशिका बन गया, और ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। हम अब ये बताएं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका में इंक्रीज कर जाएगा, कोशिका में इंक्रीज कर गया, मान 1 से 2 बन गया, लेकिन इनके गुणसूत्र में कमी नहीं हुआ, इनके गुणसूत्र में कमी नहीं हुआ। अब अगला पॉइंट, सर जब जननी के एपिथेलियम कोशिका के में समसूत्री विभाजन होती है, माइटोसिस होती है, तो जो कोशिका बना वो कोशिका बाबू शुक्राणु जनक कोशिका कहलाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। बात को ध्यान में रखिएगा, जब वृषण में जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका था बाबू, जब वृषण के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका था तो वो कोशिका में जब समसूत्री विभाजन हुआ तो जो सेल बना ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। इस जो पहला कोशिका जो बना जननी के एपिथेलियम कोशिका के विभाजन होने के बाद जो कोशिका ये बना, ये कोशिका के नाम है शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। बात समझ में आया कि सर शुक्राणु जनन कोशिका भी क्या होते हैं? शुक्राणु जनन कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, और ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं बाबू? डिप्लॉयड होते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं कि सर जब वृषण में जननी के एपिथेलियम कोशिका था, जब एक में समसूत्री विभाजन हुआ तो इस संख्या में इंक्रीज किया, 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बनेगा, अंतही बनेगा, असंख्य मात्रा में ऐसे बनेगा, लेकिन हमको मात्रा यहाँ पे 1 बोली ना, बहुत 1 से क्या कितना बना? 2। अब बताओ 2 बना या 2 से 4 भी बन सकता था। मैंने कई बार, बारों बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, ये ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, इसका कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बाहुलो करोड़ों मात्रा में, करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनता, करोड़ों की संख्या में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बात ध्यान में है? हमको मात्र यहाँ पे 1 लेना है, होता है करोड़ों की संख्या में, लेकिन हमको यहाँ पे 1 लेना कि जब भी बाबू लोग वृषण के अंदर जननी के एपिथेलियम कोशिका था, तब एकरा डिवीजन कहला के बाद जो कोशिका बना उसे शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बात समझ में आ गया? इस अवस्था को बाबू लोग हम लोग कहते हैं क्या? गुणन। मान एक कोशिका से कई बन गया, कई को बन सकता है बाबू,
ये जननी की एपिथेलियम कोशिका था। जब एक में समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 बन गया, अब 2 से 4 बन सकता है, फिर होगा समसूत्री विभाजन, फिर 2 से 4 होगा, फिर होगा समसूत्री विभाजन, फिर 4 से 8 होगा, फिर होगा तो 8 से माने 4 से 16, 16 से 32 इंक्रीज करते जाएगा, ये करोड़ों की संख्या में बन जाएगा। यहाँ लिखा क्या गुणन प्रवस्था आपको समझ में आ चुका होगा कि सर जब वृषण के अंदर जब जननी की एपिथेलियम कोशिका होता है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल होता, वो सेल द्विगुणित होते हैं, ठीक है। इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है तो जो कोशिका बनता है वो भी डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन उससे कौन कोशिका कहते हैं? शुक्राणु जनन कोशिका कहा जाता है। कौन सा कोशिका कहा जाता है? शुक्राणु जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब चलते हैं वृद्धि प्रवस्था में। कौन सा प्रवस्था में? वृद्धि प्रवस्था में चलते हैं कि सर जब ये शुक्राणु जनन कोशिका था, स्पर्मेटोगोनिया था, तो ये गोनिया जब इंक्रीज करेगा साइज में, जब ये भोजन उजन ग्रहण करेगा, अपने अंदर पदार्थों को जमा करेगा, संचित करेगा, अपने अंदर पोषक पदार्थों को संचित करेगा, माने जो आवश्यक पदार्थ है वो पदार्थ को ये कोशिका अपने अंदर ग्रहण करने लगेगा, और जब ग्रहण करने लगेगा तो बायोलॉजी के साइज में इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा? वृद्धि कर जाएगा। ये कोशिका डिप्लॉयड था, ये पहले छोटा था, जब ये भोजन को पोषक पदार्थ को संचित करने लगेगा, स्टोर करने लगेगा, तो ये बायोलॉजी छोटा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। ये शुक्राणु जनन कोशिका था। ये शुक्राणु जनन कोशिका अपने अंदर पोषक पदार्थ को जमा कर लेता है। अब बताओ जब पोषक पदार्थ जमा होने लगेगा उसमें, तो बायोलॉजी छोटा से बड़ा बनेगा कि नहीं? छोटा से बड़ा बन जाएगा। तो बताओ मात्र शुक्राणु जनन कोशिका वृद्धि किया, इसमें पोषक पदार्थ जमा हुआ, और जो वृद्धि किया उसी को कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये भी वृद्धि करेगा, इसी भी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। लेकिन हमको एक ही को के दर्शाना है। बताओ एक शुक्राणु बनने की प्रोसेस जो होगा वही हजारों के बनने का होगा। माने जिस तरीका से एक आदमी का निर्माण होता है उसी प्रकार सभी आदमी का निर्माण होता है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि सर जो एक शुक्राणु 2-3 शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया जान लेंगे वही न है। देखो ये जननी की एपिथेलियम कोशिका था, जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये बहुत सारी संख्या बन गया होगा, लेकिन यहाँ पे हम दुइये बोले इसे शुक्राणु जनन कोशिका कहें। जब ये इसमें भोजन स्टोर होने लगा तो इंक्रीज करके वृद्धि कर गया। अब वृद्धि कर गया उसी को कहते प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड। बताओ पहले हम छोटा थे, अब खाना खा के मोटा हो गए। बताओ पहले भी द्विगुणित कोशिका हुआ, अब भी होगा। पहले छोटा थे, अब मोटा हो गए खाना खाने के बाद। वही बात क्या है कि शुक्राणु जनन कोशिका ये बाहुलोग वृद्धि करके क्या कर जाती है? जब इसमें भोजन स्टोर होता है तो ये वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। और ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो बाहुलोग जो बतिया हुआ कि शुक्राणु जनन कोशिका जो डिप्लॉयड था, और ये जब भोजन इसमें जमा हुआ, पोषक पदार्थ जब इसमें जमा होने लगा तो इसकी साइज में क्या कर गया? वृद्धि कर गया। अब वृद्धि कर गया तो इसी कोशिका को क्या कह देते हम लोग? यही कोशिका को जब ये छोटा था मोटा हो गया खाना खाने के बाद तो ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहलाने लगता। कौन सा कोशिका? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। और इस प्रोसेस को माने जब शुक्राणु जनन कोशिका जब पोषक पदार्थ को स्टोर करके वृद्धि कर जाता है, जब शुक्राणु जनन कोशिका में पोषक पदार्थ जाती है तो ये वृद्धि कर जाता है और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहलाने लगता है। तो वो लोग इस अवस्था को हम लोग वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। हम आपको 2 अवस्था समझा दिए, ये 3 अवस्था था जिसमें से हम 2 अवस्था आपको समझाएंगे। क्या पहला अवस्था था क्या कि सर जब वृषण के अंदर जननी के एपिथेलियम कोशिका जर्मिनल एपिथेलियम सेल द्विगुणित होती है, ठीक है। जब द्विगुणित होती है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है, यही वाला कोशिका कई शुक्राणु जनन कोशिका निर्माण करती है। इस संख्या में सर जी जब समसूत्री विभाजन हुआ संख्या इंक्रीज किया, लेकिन गुणसूत्र में नो कमी।
मान ये भी डिप्लॉयड तो ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। ये प्रोसेस को हम लोग गुणन प्रवस्था कहते हैं। ऐसे मात्रा में क्या एक बार नहीं समसूत्री विभाजन, हजारों बार हुआ, लेकिन हम मात्र यहाँ पे एक दो हम दिखाएं, ठीक है। अब आगे, जब शुक्राणु जनन कोशिका भाव लोग इसमें पोषक पदार्थ जमा होने लगते हैं, तब ये साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो साइज में जो वही वाला कोशिका खाली छोटा था मोटा हो गया, उसे प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। अब बताओ, जो छोटा से मोटा होने में जो अवस्था हुआ, उस अवस्था को हम लोग वृद्धि अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं? वृद्धि अवस्था कहते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। अब तीसरा अवस्था है परिपक्व अवस्था, ठीक है। अब देखना है बाबू कि सर जब पहले शुक्राणु जनन कोशिका था, जब इसमें पोषक पदार्थ गया तो मोटा हो गया, तो उसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते, ठीक है। आप देखना कि सर जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित है और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस विभाजन 1 होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन 1 जब होगा, जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा बाबू, तो समझ जाना कि जब पहला अर्धसूत्री, देखो समसूत्री विभाजन के दौरान हम बताए थे क्या कि सर जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिका की संख्या में बढ़ेगा। मैंने जब एक कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 होगा, लेकिन जो गुणसूत्र की संख्या था ना वही वाला रहेगा। देखो जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 बन गया, ठीक है। ये डिप्लॉयड था तो ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, माने गुणसूत्र में नो कमी। लेकिन इसमें समझ, जब अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिका में होती है, जब द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है बाबू लोग, तब क्या होता है देखना, कोशिका की संख्या भी इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी कोशिका की संख्या बढ़ेगा, 1 से 2 होगा। लेकिन बाबू लोग इसमें गुणसूत्र की संख्या नहीं न कमता था, लेकिन इसमें क्या हो गया? कम हो गया। इसमें नहीं कमता था, ये डिप्लॉयड थे, ये भी डिप्लॉयड था, लेकिन 1 से क्या बन गया? 2 गो। लेकिन इसमें समझना, इसमें कोशिका में सर जी क्या होती है कि इसमें कोशिका की संख्या में इंक्रीज करेगा, 1 से क्या गो बन गया? 2 गो बना, लेकिन यहाँ डिप्लॉयड था ना, तो यहाँ क्या हो गया? हप्लॉयड हो गया। क्या हो गया बाबू? हप्लॉयड हो गया, एन वाला हो गया। बात को ध्यान में रखिएगा कि सर जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब अर्धसूत्री विभाजन पहली बार होता है, तो बताओ ये 2n एन में बढ़ जाती है, माने 2 कोशिका में बढ़ जाती है, अर्थात ये डिप्लॉयड था तो ये क्या हो गया? हप्लॉयड हो गया। ये डिप्लॉयड था, कुछ था बाबू, डिप्लॉयड था माने द्विगुणित था, और द्विगुणित से क्या हो गया? अगुणित, माने हप्लॉयड हो गया। क्या हो गया? हप्लॉयड माने अगुणित हो गया। क्या हो गया? अगुणित। बात समझ आया कि सर जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पहली बार होता है तो ये 2n से nn में बन जाता है। अब प्राथमिक से जब 2 गो बन गया nn वाला, एकरे कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं कि सर जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिका की संख्या में 1 से 2 गो बन गया, 1 से 2 बना, लेकिन एक डिप्लॉयड था ना, ये हप्लॉयड हो गया। क्या हो गया? हप्लॉयड हो गया। क्या हो गया बाबू? हप्लॉयड हो गया। ये क्या था? पहले डिप्लॉयड था, लेकिन ये क्या हो गया? हप्लॉयड हो गया। अब आगे फिर दूसरा बाब, जब सेकेंड बार अर्धसूत्री विभाजन होता है बाबू, तो बताओ जब सेकेंड बार, मानो गुणसूत्र की संख्या यहाँ 46 था, कितना था? मान लो 46, इसमें भी 46, इसमें भी 46, और इसमें भी 46, और इसमें 46 की जगह कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया बाबू? 23। अब बताना कि सर जब 46 में अर्धसूत्री हुआ तब 23 में बट गया, उसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 46 वाला क्यों कहते थे? जैसा ही 23 वाला हुआ उसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहने लगे, ठीक है। अब दूसरा बार अर्धसूत्री विभाजन होता बाबू, तो बताओ 23 कभी बटेगा? नहीं बटेगा। तो 23 नहीं बटेगा, तो बताओ ये भी 1 से कै गो बन गया? 2 गो। अब इनके एन रह जाएगा, माने 23 के 23 रह जाएगा, यहाँ पे 23 के 23 रह जाएगा। यहाँ पर भी वही बतिया होगा कि 23 के 23 रह जाएगा।
बात थी। आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सर जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में पहली बार अर्धसूत्र हुआ तो डिप्लॉयड से क्या हो गया, अप्लाइड हो गया। अब एक से क्या हो गया, द्विगु हो गया, उसी को द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्र फिर से होता है, अर्धसूत्र दूसरा का बार होता है। तो बताओ ये 46 था, ये कितना हो गया 23, ये भी कितना हो गया 23। अब बताओ 23 में डिवीजन करेंगे तो संख्या में वृद्धि करेगा, संख्या, बात को ध्यान रखना पड़ जाएगा तो रख लेना, संख्या में इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन गुणसूत्र में कभी कमी नहीं। बताओ 23 से भी कमी देखा है कभी नहीं ना, इतना पढ़ोगा 23 को आधा नहीं कर सकते गुणसूत्र में, 46 का आधा 23 होगा, 23 का आधा नहीं होगा। तो वही बात है, यही 23 के 23 हो गया, भले इंक्रीज कर गया कोशिका में। पहले प्राथमिक शुक्राणु कोशिका डिप्लॉयड था, अर्धसूत्री हुआ तो एन के रूप में बट गया दुगुम, और जब इसमें भी हुआ अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड बार तो से दुगो बन गया एन, ठीक है। अब इससे भी बन गया एक एन। तो बताओ कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बना, 4। कितने बन गया, 4। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से बाबू कितने शुक्राणु बना, 4। कैसे सर, जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में पहली बार अर्धसूत्र हुआ था 2, और जब दूसरा बार हुआ तो कितना, 4, 1 से 2, और जब इसमें पुनः सेकेंड अर्धसूत्र हुआ तो 23 के 23 से होगा, ठीक है। तो कितना स्तर में देखो, अब ये जो बना ना, ये जो गोल गोल जो है ना, इसे क्या कहते हैं हम, पूर्व शुक्राणु। क्या कहते हैं, पूर्व शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पूर्व शुक्राणु कहते हैं। अब पूर्व शुक्राणु की इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटाइड्स, पूर्व शुक्राणु कहते हैं। अब देखते हैं सर ये शुक्राणु बन गया तो शुक्राणु बता बाबू गोल गोल होता है, नहीं शुक्राणु गोल गोल नहीं होता, लेकिन जो शुरुआती में जो शुक्राणु बनता है ना, वो शुक्राणु बाबू लोग गोल गोल नहीं होता, अति लंबा लंबा नहीं होता है, गोल गोल होता है। आप जानते होंगे सर शुक्राणु पूंछ की जैसा होता है, सांप की जैसा होता है, तो सांप का नहीं गोल गोल है, बात तो सही है। तो उसी शुक्राणु को जो गोल गोल है उसी को कहते हैं पूर्व शुक्राणु, माने स्पर्मेटाइड्स कर दी। अब यही गोल गोल सांप के रूप में चेंजिंग हो गया। देखो ये पूर्व शुक्राणु गोल गोल था, 4 को शुक्राणु बना, उससे पूर्व शुक्राणु क्या है, इसमें 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र, माने ये भी हप्लॉइड, ये भी हप्लॉइड, ये भी हप्लॉइड, ये भी हप्लॉइड। अब देखना ये गोल से जो सांप नियन बना ना, ये गोल से किसके जैसा, सांप नियन जो बना ना, उसी को क्या कहते हैं। देखो पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण कहते हैं। बाबू लोग बात को ध्यान में रखिएगा, कह देगा स्पर्मियोजेनेसिस क्या, शुक्र कायांतरण के डिफिनेशन पूछेगा तो आप कहिएगा क्या कि जब वृषण में पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु में चेंजिंग हो जाती है, जब पूर्व शुक्राणु से, देखो बाबू कहेंगे क्या, जब सर्टोली कोशिका में, जब वृषण के अंदर कौन सा, देखो हम जानते हैं शुक्राणु को पोषण कौन दे कराता है, शुक्राणु के पोषण सर्टोली कोशिका कराते हैं। कौन सा कोशिका, सर्टोली से। अब बता बाबू लोग, सर्टोली कोशिका जो होते हैं वो शुक्राणु के पोषण देने के काम करते हैं। क्या देने के काम करते हैं, पोषण देने के काम करते हैं। अब जब बताओ पोषण माने न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन देने के काम करते हैं ना बाबू। तो जब बाबू लोग हम जानते हैं कि वृषण के अंदर 3 सेल, एक जर्मिनल सेल, लाइडिंग सेल और सर्टोली सेल। लाइडिंग सेल हार्मोन उत्पन्न करता था और सर्टोली सेल शुक्राणु के पोषण देता है। बताओ कि पहले गोल गोल था, चेहरा बेकार था, जब खाया पिया तो गोल गोल से लंबा लंबा बन गया। तो बताओ कि जब पूर्व शुक्राणु जब खाया पिया होगा कहां सर जी, सर्टोली कोशिका में गया होगा और सर्टोली कोशिका पोषण दिया होगा, तो ये गोल गोल से लंबा लंबा जैसा चाहिए वैसा बन गया, गोल से लंबा बन गया। गोल का बैगनिया और लंबा बैगनिया देखा है, जब गोल का है और गोल का के खाए पिए ले देंगे ना तो लंबा बन जाएगा। तो वही बात है कि पहले गोल का था, उसी को कहें पूर्व शुक्राणु। और जब पूर्व शुक्राणु
सर्टोली कोशिका में जैसा ही गया, इस सर्टोली कोशिका में पोषण मिला, तब पोषण मिला तो एक रूप में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। रूप में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। उसी को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्रिकायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रिकायांतरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष वृषण से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। माने पुरुष में जो वृषण होते हैं, अब वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण की जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस बताएं, उस प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रवस्थाएं 3 होती हैं। पहला गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन। देखो यहां से लेके यहां तक गुणन प्रवस्था है, और यहां से लेके यहां तक माने शुक्राणु जनन कोशिका से लेके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तक जो अवस्था हुआ उसे वृद्धि अवस्था कह दी। और वृद्धि से लेके स्पर्म में बनने तक की अवस्था को माने जैसा ही अर्धसूत्री विभाजन होना चालू हुआ, यहां से लेकर और लास्ट तक शुक्राणु जब तक न बनता है तब तक परिपक्वन अवस्था था। अब परिपक्वनी अवस्था के अंतर्गत शुक्रिकायांतरण होता। क्या होता है, शुक्रिकायांतरण। शुक्रिकायांतरण वृषण में सर्टोली कोशिका के अंदर होता है। शुक्रिकायांतरण वृषण में सर्टोली कोशिका के अंदर होता है। माने पूर्व शुक्राणु जैसा ही सर्टोली कोशिका में जाता है ना, तो उसको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन मिलने पर इसका रूप में चेंजिंग होकर गोल से लंबा बन जाता है, सांप की जैसा। उसी को कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। तो आपको समझ में आ गया कि यहां तक गुणन, यहां तक वृद्धि, और यहां से लेकर यहां तक परिपक्वन मैच्योरेशन। देखो वही बात क्या लिखा है इधर कि वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं की जननी के एपिथेलियम कोशिकाओं को, वृषण में शुक्र जनन नलिका होते हैं। उस नलिका में नलिका की जननी के एपिथेलियम कोशिकाएं, जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका को प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी कह सकते हैं। बाबुलो वृषण में शुक्र जनन नलिका होती है, उन नलिका में जननी के एपिथेलियम कोशिका को कौन सा कोशिका कहते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। अभी हम बताएं तो थोड़ा पहले करा क्या, इन कोशिकाओं में बार बार लिखा गया, बार बार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस, जिसके फलस्वरूप जब बाबू लोग जननी के एपिथेलियम कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, तब क्या बनती है, शुक्राणु जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। वही ने लिखा है कि जब इन कोशिका में माने जननी के एपिथेलियम कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु जनक माने स्पर्मेटोगोनिया, कौन सा बाबू लोग, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं बनती है। और ये सेल क्या होते हैं, द्विगुणित। जननी के एपिथेलियम कोशिका तो द्विगुणित है, जब इसमें बार बार समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बना, शुक्राणु जनन कोशिका बना, और ये भी क्या है, द्विगुणित है। इस अवस्था को गुणन अवस्था कहते हैं। क्या अवस्था कहते हैं, गुणन। तो ये बाबू लोग गुणन प्रवस्था के अंतर्गत ये पॉइंट था, ये इतना पॉइंट गुणन प्रवस्था के अंतर्गत था कि जब जननी के एपिथेलियम कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होती है, जो कोशिका बनता है उसे नाम है शुक्राणु जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। इस अवस्था, और ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसे कौन सा अवस्था कहते हैं, गुणन प्रवस्था कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड वाला माने वृद्धि प्रवस्था, माने ग्रोथ है। तो चलते हैं बाबू लोग दूसरा पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला फेज। अब सेकेंड फेज पढ़ने जा रहे। तो ग्रोथ फेज माने वृद्धि प्रवस्था। पहला फेज हम गुणन प्रवस्था पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे का पढ़ेंगे बाबू लोग सेकंड नंबर वाला वृद्धि प्रवस्था। ग्रोथ है फेज है क्या, ग्रोथ फेज है क्या। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की। देखिए देखते रहेगा आपको एकदम सेकंड वाला भी समझ में आ जाएगा, जिस तरह पहले का समझ में आया उसी तरह सेकंड वाला आ जाएगा। लिखा गया क्या कि इस फेज में शुक्राणु जनन की कोशिकाएं, इस फेज में शुक्राणु जनन की जो कोशिकाएं था बाबू, ये शुक्राणु जनन की जो कोशिकाएं था, वो कोशिकाएं आकार में बढ़ती है। हम यही बात तो बताएं थोड़ा देर पहले कि बाबू लोग इस फेज में जो होता है ना ग्रोथ वाला में, कि शुक्राणु जनन की कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। कुछ में बढ़ती बाबू, देखो कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया, आकार में बढ़ती हैं।
क्योंकि कोशिकाएं अपने अंदर पोषक पदार्थ को स्टोर करने लगती है बाबू लोग, ठीक है। क्या कि इस फेज में शुक्राणु जनन की कोशिकाएं, वृद्धि प्रवस्था में शुक्राणु जनन की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं आकार में बढ़ जाती हैं। क्योंकि कैसे बढ़ती हैं? तो क्योंकि ये जो शुक्राणु जनन की कोशिकाएं हैं वो अपने अंदर कौन सा पदार्थ को, पोषक पदार्थ को स्टोर करने लगती हैं, संचित करने लगती हैं, जिसके कारण क्या बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। तो भाई लोग इसमें शुक्राणु जनन की कोशिकाएं अपने अंदर पोषक पदार्थ को स्टोर करने लगती है, जिसके कारण शुक्राणु जनन कोशिका बढ़कर आकार में बढ़कर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाते हैं, जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी कर सकते हैं या पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं। पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं माने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। बात समझ में आ चुका होगा कि शुक्राणु जनन कोशिकाएं अपने अंदर पोषक पदार्थ को स्टोर करने के बाद वो अपने साइज में, आकार में वृद्धि कर लेते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका न कहकर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। शुक्राणु जनन कोशिका न कहकर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं बाबू। लिखा क्या कि इस बड़ी कोशिकाओं को पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। बात समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं तीसरा फेज की ओर, परिपक्वन प्रवस्था मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन प्रवस्था मैच्योरेशन फेज में चलते हैं। क्या कि इस फेज में, तीसरा फेज में प्रत्येक पूर्वी शुक्राणु माने प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, देखो बाबू लोग, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को पूर्व शुक्राणु कोशिका भी कहते हैं। तो इस फेज में चाहे लिख सकते हैं कि इस फेज में प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्थात पूर्व शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बार अर्धसूत्री होती है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कितने बार बाबू? देखो, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को 2 बार, पहला बार हुआ तो 2 बना, दूसरा बार हुआ तो 4 बना। तो बता बाबू कि इसमें कितने, पहल का बार बनता है तो 2 गो, दूसरा का बार होता है तो 4 गो। तो बाबू लोग इस फेज में, इस मैच्योरेशन अवस्था में बाबू लोग क्या, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में पहली बार समसूत्र विभाजन हुआ और दूसरा बार, जब पहली बार होता है तो 2 बनता है और दूसरा का बार होता है तो 4 बनता है। तो बाबू लोग इस फेज में प्रत्येक पूर्व शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के 2 बार अर्धसूत्री विभाजन से 4, कितने बाबू? 4 हप्लाइड, डिप्लाइड नहीं, देखो ये डिप्लाइड है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लाइड था, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो हप्लाइड हो गया। क्या हो गया? हप्लाइड। हप्लाइड माने अगुणित हो गया। अब बताओ, अगुणित पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटाइड्स, तो बाबू लोग 4 अगुणित स्पर्मेटाइड्स पूर्व शुक्राणु बनाते हैं। बात आपको समझ में आ चुका होगा। मैच्योरेशन फेज में जो होते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता। कितने बार? 2 बार होता है सर जी। और जब 2 बार होता है ना तो 1 बार से 2 बनता है, 2 बार से 4 को। तो क्या पहले डिप्लाइड था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु की इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटाइड्स बनते हैं। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। 3 फेज आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब वो 3 फेज में एक पॉइंट आती है, शुक्र का यांत्रण, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या आती है? स्पर्मियोजेनेसिस आती है। सर स्पर्मियोजेनेसिस है क्या? सर ये जो बना, देखो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जब 2 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 पूर्व शुक्राणु बना, स्पर्मेटाइड्स बना। ये हप्लाइड होती है अर्थात इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। अब देखो ये गोल गोल है और ये शुक्राणु के जैसा बन गया, गोल गोल से शुक्राणु के जैसा बन जा रहा। बताओ इसमें कुछ चेंजिंग हुआ? चेंजिंग तो हो रहा है, रूपांतरण तो हो रहा है, तो उसी को कहते हैं शुक्र का यांत्रण। क्या कहते हैं? शुक्र का यांत्रण, स्पर्मियोजेनेसिस। लिखे ले बाबू, निषेचन में भाग लेने वाले
फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, वो फर्टिलाइजेशन क्रिया में प्रोसेस में भाग लेने वाले नरयुग्मक मेल गैमेट अर्थात शुक्राणु शुक्राणु पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटाइड से बहुत अलग होती है बाबू। नहीं बताओ, निषेचन में शुक्राणु भाग लेता है और वो भी सांप की जैसा होता है, लेकिन सांप की अपेक्षा जो पूर्व शुक्राणु है वो देखो इससे अपेक्षा बहुत ज्यादा अलग है। ये गोल गोल है, ये लंबा है। ये स्पर्मेटाइड पूर्व शुक्राणु गोल गोल है और शुक्राणु लंबा होती है। बताओ इस दोनों में बहुत चेंजिंग है कि नहीं? तो वही बात क्या लिखा है बाबू कि निषेचन में भाग लेने वाले नरयुग्मक शुक्राणु पूर्व शुक्राणु से बहुत ही अलग होते हैं। अब अगला पॉइंट आता कुछ बाबू आता शुक्राणु बनने के लिए प्रत्येक पूर्व शुक्राणु में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। बात ध्यान में रखिएगा सर, जो शुक्र का नामकरण आप पढ़ा रहे हैं ना, देखो पूर्व शुक्राणु कोशिका और शुक्राणु में बहुत अंतर होता है। ठीक है, देखो दिखाए क्या कि आधा शुक्राणु बनने के लिए पूर्व शुक्राणु बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अब ये गोल गोल, ठीक है, ये गोल गोल से लंबा बनने के लिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होगा, बहुत ही ज्यादा बदलाव होगा। क्या निकल शुक्राणु बनने के लिए प्रत्येक पूर्व शुक्राणु में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन हुआ ये बाहुलों पूर्व शुक्राणु को शुक्राणु बनने में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शुक्र। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, शुक्राणुकरण करते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणुकरण करते हैं। यह पूरी क्रिया या पूरी प्रोसेस माने जो बताओ, जो पूर्व शुक्राणु को सिखाता बाबू, वो पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु में बदल माने स्पर्मेटाइड से स्पर्म में चेंज होने, स्पर्मेटाइड से स्पर्म में चेंज होने में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, उसी को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो बात समझ में आ चुका है। यह पूरा प्रक्रिया जो होता है ना बाबू बदलाव का, वो सर्टोली कोशिका में होता है। कौन सा कोशिका में होते हैं, सर्टोली कोशिका में होते हैं। सर्टोली कोशिका कहाँ होते हैं सर जी, तो वृषण के अंदर होते हैं और ये पोषण देने के काम करते हैं। कोई देने के काम करते हैं बाबू, पोषण। जब खाना पीना मिलता है तो गोल से क्या बन जाते हैं, लंबा। और इसी बदलाव को हम लोग क्या करते हैं, शुक्राणुकरण। तो आप लोग आप नोट्स कर लीजिए, अपना कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप ढंग से एक पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। और जब आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है बाबू। और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप कमेंट में लिखिए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, बेहतर लगा, टॉपिक ठीक है बनता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखिए। तो बाबू एक मोटिवेशनल शायरी बोलूंगा, ठीक है। आज हम आप लोग की एक जानकारी क्या कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। अरे क्यों डरे बावलो ध्यान से सुन रहिएगा। अरे क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, अरे क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा जरूर होगा ना। तो बावलो नमस्कार, जय जवान।